Good morning, everyone. Welcome to Economic Times Daily News Analysis and Explanation. So today is 14th April and day is Thursday. सबसे पहले सॉरी मैंने बिना ही किसी इन्फॉर्मेशन के वीडियो स्टॉप करी थी. एक्चुअली मेरे कॉलेज का काफ़ी सारी चीज़ें वापस स्टार्ट हो गई थी एंड मतलब मेरा ऑफलाइन कुछ इवेंट्स थे तो उसकी वजह से बिल्कुल यहाँ पे टाइम का क्रंच हो गया था. अगर कोई DU में है तो उसको पता ही है कि सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट हो गया है न्यू स्टूडेंट्स का वगैरह. तो अभी हम स्टार्ट करते हैं. मैं कोशिश करूँगा कि मैं ऑलमोस्ट डेली वापस से बना रहूँगा सीरीज़. थोड़ा बहुत टाइम का ऊपर नीचे आपको देखने को मिल सकता है, तो उसके लिए पहले ही मैं आज सॉरी बोल देता हूँ एंड बाकी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से. तो पहली न्यूज़ है आज की, अंबुजा ACC ऑन ब्लॉक एज होलसिम एज इंडिया रीथिंक. तो बेसिकली यहाँ पर 2-3 कंपनीज़ का इन्वॉल्वमेंट है, जिसमें पहली आपकी कंपनी आती है होलसिम. तो अंबुजा और ACC आपको पता होगा ये दोनों सीमेंट के अंदर इंडिया के अंदर बहुत ही बड़े ब्रांड्स हैं. बट होलसिम जो है, होलसिम एक होल्डिंग कंपनी है, बहुत सारी सब्सिडरीज की, जो कि बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर ऐसी ही सीमेंट कंपनीज़ को होल्ड करती है. तो होलसिम एक तरीके से ग्लोबल सीमेंट मैन्युफैक्चरर हब हो गया आपका, जिसके अंदर बहुत सारी कंपनीज़ का ओनरशिप है, जिसके अंदर से दो आती हैं, अंबुजा और ACC, जिसके थ्रू ये इंडियन मार्केट के अंदर डील करते हैं. अब मैं आपको बैकग्राउंड देता हूँ. होलसिम ग्रुप बहुत सारी और मार्केट्स के अंदर भी डील करता है, जिसके अंदर स्विट्ज़रलैंड एक है, USA है, यूरोप है, ऐसी बहुत सारी मार्केट्स. तो वहाँ पर उनको ज़्यादा फोकस करना है, इसके लिए इंडिया से एग्जिट चाहते हैं. अब यहाँ पर इंडिया के अंदर जिनकी एंटिटीज़ हैं, जाहिर सी बात है इनका एक ही पर्पस बनता है कि इनको ये सेल कर दें, क्योंकि इनके साथ जो बिज़नेस इनका है उसको बंद कर देना कोई पॉइंट नहीं बनाता है, क्योंकि ये दोनों कंपनी प्रॉफिटेबल हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा बिजनेस कर रही हैं. तो यहाँ पर ये सेल करने के लिए प्रपोजल निकालते हैं और अब इनके पास यही बेसिकली न्यूज़ के अंदर इतना ही बताया गया है. और एक और एडिशनल पॉइंट है कि यहाँ पर JSW जो कि आपका जिंदल स्टील वर्क्स है, एंड अदानी ग्रुप, ये दो प्रोस्पेक्टिव बायर्स आपके निकल के आते हैं, जो हो सकता है कि इनको खुद कंपनी ऑफर दे, या फिर वो अगर बिडिंग लगाते हैं तो ये दोनों आपकी बिडिंग को विन कर सकते हैं, ऐसा बताया जा रहा है. अगर हम सीमेंट इंडस्ट्री की थोड़ी स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पर इंडिया के अंदर जो सबसे नंबर 1 पे कंपनी है वो है अल्ट्राटेक. उसकी आपकी कैपेसिटी है 117 MTPA. उसके साथ अगर हम देखें तो सेकेंड, दोनों को अगर हम कंबाइन कर देते हैं, अंबुजा और ACC को, तो वो दोनों मिलके सेकंड नंबर पे आ जाती हैं, जो कि 66 MTPA हो जाता है. MTPA का मैंने आपको पहले मीनिंग बताया हुआ है, अगर किसी को याद है तो आप नीचे कमेंट करके सबको बता सकते हैं. तो यहाँ पर अगर बेसिकली पॉइंट ये बनता है कि अगर ये दोनों कंपनीज डिफरेंट कंपनीज अक्वायर करते हैं, जैसे कि JSW और अदानी ग्रुप, तो ये किसी को भी मार्केट शेयर में बेनिफिट नहीं देगा, क्योंकि वो अल्ट्राटेक ही वहाँ पर मार्केट लीडर रहेगा तब भी. और अगर ऐसा होता है कि यहाँ पर दोनों कंपनीज को, यानी ACC और अंबुजा को, एक ही सिंगल कंपनी, एक ही सिंगल ग्रुप अक्वायर कर लेता है, तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि वो सेकंड कॉम्पिटिटर बन जाएगा अल्ट्राटेक का. तो वो दोनों मिलके अगर एक कल को मर्ज्ड एंटिटी बन के अपना ब्रांडिंग बढ़ा के अपना काम कर सकते हैं, तो वो हो सकता है अल्ट्राटेक को किसी दिन कंपटीशन दे रहे हो अच्छे से. तो यहाँ पर आप अभी के लिए देख सकते हैं, अभी के लिए तो अल्ट्राटेक ऑलमोस्ट डबल है इन दोनों कंपनीज़ को अगर हम मिला के बात करें, जितनी इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है. तो ये चीज़ है इसके अंदर. बाकी अगर आपको देखना हो तो कितनी शेयर होल्डिंग है प्रमोटर्स वगैरह की, प्रमोटर्स मतलब होलसिम जो कंपनी है इन दोनों कंपनीज़ के अंदर, तो वो आप इस चार्ट के अंदर देख सकते हैं. होलसिम की काफ़ी अच्छी परसेंटेज ऑफ ओनरशिप है, जिसके अंदर यहाँ पर 63% आ जाता है, एंड यहाँ पर आपका 63% आ जाता है अंबुजा सीमेंट के अंदर, एंड ACC के अंदर आपका 54 समथिंग % आ जाता है. तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं. आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर. इन्फीसीज, सबसे पहले इन्फी का मतलब है इन्फोसिस. अगर आपको बेसिक नहीं पता तो इन्फोसिस का मीनिंग होता है, मतलब इन्फोसिस का मीनिंग नहीं होता, एक कंपनी का नाम है जो IT के अंदर डील करती है. अगर आपको TCS पता हो, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, तो ये वैसी ही एक और कंपनी है इंडिया के अंदर, और उनके ये एक तरीके से डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है. तो इन्फोसिस सीज 13 to 15% रेवेन्यू ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 2023. तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर क्योंकि इन्फोसिस, मैं आपको और बैकग्राउंड देता हूँ पहले, क्योंकि यहाँ पर मार्च खत्म हो गया है. मार्च मतलब फाइनेंशियल ईयर का एंड हो चुका है, और अप्रैल 1 से आपका नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाता है. तो होता क्या है कि कंपनीज को अपना बैलेंस शीट, अपना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिलीज करना होता है ऐसे ईयर एंड होने के बाद. बट हो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर ईयर एंड होने के बाद ही, यानी 1 अप्रैल को ही वो नहीं निकाल सकते, उनको भी अपने इस पूरे अकाउंट को बनाने में टाइम लगता है. तो वो चीज़ें होती हैं, और उनको अपनी टैक्स की लायबिलिटीज़ पे ऑफ करनी होती हैं, वो सब करना होता है. तो उसके लिए कंपनीज अपनी 2-3 महीने बाद तक भी निकालती हैं, और रिलायंस जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज तो अक्टूबर तक भी अपनी एनुअल रिपोर्ट्स को निकालती हैं.
तो यहाँ पर उसके लिए ही प्रिडिक्शन किया गया है कि जब ये अपनी एनुअल रिपोर्ट निकाल रहे होंगे तो उसके अंदर क्या क्या डेटा होगा, कितना कितना इनका रेवेन्यू ग्रोथ रहा होगा, कितना नेट प्रॉफिट ग्रोथ रहा होगा, वो बताया गया है। अब जाहिर सी बात है ये बहुत ज़्यादा एक तरीके से इम्पैक्ट डालता है स्टॉक मार्केट के ऊपर, और ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज जिनका ट्रेड वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा रहता है उसमें आपको वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकती है अगर कोई फेक न्यूज़ या ऐसी कुछ बाहर भी आ जाती है। तो यहाँ पर क्या है, इस न्यूज़ के अंदर बोला गया है इन्फोसिस जो है एक्सपेक्टेड ग्रोथ देख के चल रहा है 13 to 15% रेवेन्यू ग्रोथ के अंदर, एंड जो आपका 12% का नेट प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ये आप देख सकते हैं इसके अंदर, मतलब मैंने कुछ ऐसा नया नहीं बताया। और इसके अलावा दो और वैल्यूज़ इन्होंने बताई हैं जिसके अंदर वैल्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे वैल्यूज़ आपकी 13 to 15% और ये 12% वाली भी इंपॉर्टेंट नहीं थी। तो उसी तरीके से दो और वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू अगर हम नंबर देखें तो यहाँ पर 2.3 बिलियन रहा है कि Q4 के अंदर, और एक्सपेक्टेड है कि 9.5 बिलियन रहेगा पूरे साल के लिए। तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का मतलब क्या होता है, इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि जैसे ये पर्टिकुलरली सर्विसेज सेक्टर के अंदर अगर आपसे कोई सर्विस ले रहा है तो वो हो सकता है आपसे बात करके रख ले कि हम आपसे मतलब 100 सालों जब तक हमारी कंपनी काम कर रही है तब तक हमारा आईटी का काम सब आप ही देखोगे। तो ऐसा हो सकता है कि इन्फोसिस के साथ ऐसी काफ़ी सारी कंपनीज ने टाई अप कर रखा हो, वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो उस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू निकालने के लिए क्या किया जाता है, पूरे लाइफ टाइम या पूरे कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम तक जितना भी पैसा इनको मिलने वाला है ये पहले से ही उसको डिस्काउंट करके रख लेते हैं। डिस्काउंट मतलब क्या होता है, जैसे अगर मैं आपको आज 100 रुपीज़ दूँ या फिर मैं आपको 5 साल बाद 100 रुपीज़ दूँ, तो आप कौन सा प्रेफर करेंगे? आप आज वाला प्रेफर करेंगे क्योंकि आप उस पर इंटरेस्ट कमा सकते हैं, और जो 5 साल बाद का 100 रुपये होगा वो आज वाले 100 रुपये से उसकी कम वैल्यू होगी, क्योंकि आप सभी को पता है पैसे की वैल्यू डिक्रीज करती है। तो यहाँ पर उसी चीज़ को डिक्रीज को यहाँ पर ये काउंट कर लेते हैं पहले से ही, क्योंकि इनको जितना भी पैसा होगा वो भी मिलेगा नहीं कॉन्ट्रैक्ट का, वो तभी मिलेगा जब ये सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, और जब जो फ्यूचर में पैसा मिलेगा उसकी वैल्यू कम होगी। तो उसको ये डिस्काउंट करके अभी आज की रेट में ले आते हैं और वो यहाँ पर इसको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिक्लेयर करना होता है। तो ये चीज़ होती है इसके अंदर। आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर, कोटक पॉजेस क्रिप्टो ट्रेड विद कॉइन स्विच। तो ये बहुत ही बेसिक न्यूज़ है। इसके अंदर क्या है कि यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक, आप सभी को पता है बहुत ही बड़ा बैंक है इंडिया के अंदर। प्राइवेट बैंक्स के अंदर HDFC और ICICI के बाद अगर एक नाम आता है तो वो कोटक महिंद्रा बैंक ही आता है। तो कोटक महिंद्रा बैंक इसमें क्या है कि अब इन्होंने जो कॉइन स्विच के साथ अपना पार्टनरशिप किया था क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर, बेसिकली अगर आपको ट्रेडिंग करनी है आपके कोटक बैंक से तो आपको कॉइन स्विच पे जाके अपना अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। तो वो चीज़ अब इन्होंने मतलब क्या कह सकते हैं इसको, तो वो चीज़ उन्होंने टेम्परेली बंद कर दी है। यानी कि अभी अगर आप चाहें तो आप कोटक बैंक से अपना ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, बाय और सेल दोनों। अगर कोई ऑलरेडी होल्ड करके रखा हुआ है किसी ने तो वो भी अभी फॉर द टाइम बीइंग सेल नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं हो सकता यहाँ पर। तो ये चीज़ इन्होंने यहाँ पर लगा दी है। और यहाँ पर बोला गया कि ये एक प्राइवेट बैंक है, तो प्राइवेट बैंक जनरली इसके अंदर आगे रहते हैं इन चीज़ों के अंदर, टेक्नोलॉजी वाली चीज़ों के अंदर। और ये क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करवाना तो बहुत ही बेसिक चीज़ बन गई है आज की डेट में। तो उससे भी पीछे हट रहा है बैंक, तो ये काफ़ी एक कॉशन वाली बात है। और इसके लिए जो इसके कोटक महिंद्रा बैंक के मतलब अकाउंट होल्डर्स हैं उनके मन में सेकंड थॉट्स आ रहे हैं। तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है। दूसरी बात यहाँ पे लिखी है, देयर हैज़ बीन नो फ्रेश रिजर्व बैंक इंडिया डायरेक्टिव, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्टिव आस्किंग बैंक्स टू स्टे अवे फ्रॉम क्रिप्टोज। तो बेसिकली यहाँ पर आप सभी को पता है RBI इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता है क्रिप्टो करेंसी को, और जो भी वो अपने लॉज निकालता है वो मतलब इसके अगेंस्ट ही सॉर्ट ऑफ होते हैं। बट उसके बावजूद भी आज की डेट में या आज के टाइम के आसपास ऐसा कोई डायरेक्टिव, ऐसा कोई नोटिस नहीं निकला है कि RBI ने बोला हो बैंक्स कि आप दूर रहो क्रिप्टो से। बट उसके बावजूद भी कोटक महिंद्रा बैंक ने ऐसा किया है, तो ये काफ़ी क्वेश्चन वाली बात है। बट अगर इससे कोई फ्यूचर में डिटेल आती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा यहाँ पर। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर, मीट्स प्लान टू ओके RIL डील इलीगल अमेजॉन टेल्स FRL। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि अमेजॉन, आप सभी को पता है इसमें डील का बैकग्राउंड जो है हज़ारों बार बता चुका हूँ ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर अमेजॉन ने क्या किया है कि बहुत सारी ड्यू डेलिब्रेशंस के बाद आपका फाइनल एक स्टेटमेंट आया था कि सिंगापुर कोर्ट ने निकाला था, जो सिंगापुर आर्बिट्रेशन कोर्ट है SIAC, उन्होंने निकाला था कि FRL अपने असेट्स को सेल नहीं कर सकता रिलायंस को। बट उसके बावजूद भी बहुत सारे असेट्स को या बहुत सारे स्टोर्स को ऑलरेडी टेक ओवर कर चुका है रिलायंस, और जो असेट्स हैं उनकी पेमेंट धड़ाधड़ होने लग रही है, और कुछ रिटेल असेट्स प्रॉपरली सेल होने लग रहे हैं उसके बावजूद भी।
तो उसके लिए यहाँ पर क्या किया है, अमेजोन ने ट्यूसडे को उनको अपना एक नोटिस भेजा है, जो आपके FRL को ग्रुप को लीड करते हैं किशोर बयानी, उनको किशोर बयानी और उनके प्रमोटर्स जो हैं बाकी, उनको एक लेटर भेजा गया है, वार्निंग बेस्ड लेटर है, जिसके अंदर बोला गया है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको लीगल एक्शन फेस करना पड़ेगा। कोई भी एंटिटी जिसके अंदर दो नाम मेजरली आते हैं, एक है आपका FRL फ्यूचर रिटेल लिमिटेड, FCPL फ्यूचर कूपन्स प्राइवेट लिमिटेड, और कोई भी ऐसा प्रमोटर या कोई भी ऐसी कंपनी जो इनको इस चीज़ में हेल्प करते हैं, उस सबको लीगल एक्शन फेस करने पड़ेंगे, ऐसा बोला गया। अब यहाँ पर ऐसा ही कैसे अलाउ करें, क्यों ये पहले से ही स्टेप नहीं लिया गया, ये सब नहीं बताया गया है। बट इसकी जो डीलिंग है, यानी कि मतलब क्योंकि FRL कंपनी के खुद के भी लोन बहुत ज़्यादा हो रखे हैं, तो उनके शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स जो भी हैं वो पहले अपने इस डिसीजन को अप्रूव करेंगे कि हम रिलायंस को सेल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, तो उसके बाद ही ये सेल हो सकता है। तो ये मीटिंग उन्होंने शेड्यूल कर दी है, इसीलिए यहाँ पर अब वार्निंग आई है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर अगर इससे अगेन कोई डिटेल आती है तो मैं आपको बताता हूँ। आगे चलते हैं इस न्यूज़ के ऊपर। न्यू नो टैक्स स्निप फॉर फ्यूल प्राइस रिलीफ एज ऑफ नाउ। तो बेसिकली आपको पता होगा कि दिल्ली के अंदर या पूरे इंडिया के अंदर इनफैक्ट प्राइसेस पेट्रोल और डीजल के बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और उसके अंदर आप सभी को पता है कि बहुत बड़ा एक जो अमाउंट होता है वो टैक्सेस में जाता है, गवर्नमेंट के पास जाता है। तो उसी चीज़ को यहाँ पर कम करने की बात की जा रही थी। अगर आप मैं प्रपोजल बताऊँ जो पहले था, तो ऑयल मिनिस्ट्री है, यहाँ पर आपको दिखेगा प्रपोजल बाय दी ऑयल मिनिस्ट्री टू कट ड्यूटी, ये सब जो लिखा हुआ है। तो यहाँ पर बेसिकली ऑयल मिनिस्ट्री ने एक प्रपोजल दिया था फाइनेंस मिनिस्ट्री को कि जो आप ये ड्यूटी ले रहे हो पेट्रोल और डीजल पे, इसको थोड़ा कट कर देना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी जो उसका बेस प्राइस है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ने लग रहा है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे रीजन होते हैं, उसके अंदर एक रीज़न आपका यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट भी है, और बहुत सारे और भी रीजन हैं इसके। तो यहाँ पर उसकी वजह से क्या हुआ, गवर्नमेंट ने इसको मना कर दिया है। द गवर्नमेंट इजंट इंक्लाइन टू इमीडिएटली कट टैक्सेस ऑन फ्यूल्स टू कुशन द इम्पैक्ट। तो बेसिकली यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट इंक्लाइंड नहीं है इस तरफ, यानी गवर्नमेंट का झुकाव इस तरफ नहीं है कि वो इसको कम करें प्राइस इसको। अगर हम देखें तो यहाँ पर जो टैक्स कितना कितना लगता है इन दोनों के ऊपर, तो टैक्स आपका 42% लगता है पेट्रोल के ऊपर एंड 37% लगता है डीजल प्राइसेस के ऊपर इन दिल्ली। तो मतलब इतना बड़ा बड़ा चंक गवर्नमेंट के पास आता है पेट्रोल, अगर कोई पर्सन खरीद रहा होता है। तो इसको ही कम करने की यहाँ पे बात की गई है। और अगर हम बात करें तो इसका रीज़न क्या था, तो रीज़न यही था कि पेट्रोल का बेस प्राइस आपका बढ़ चुका है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। लास्ट न्यूज़ पे चलते हैं। आपको इसके जो ये लिखा है यहाँ पर, व्हाट्सएप कैन ऑफर UPI सर्विस टू 100 मिलियन यूजर्स। तो बेसिकली आपको बैकग्राउंड में एक बात पता होनी चाहिए। तो आपको पता होगा व्हाट्सएप ने अपना व्हाट्सएप पे का फीचर लॉन्च कर दिया है। उसके अंदर अगर आप व्हाट्सएप के अंदर किसी भी चैट के अंदर जाते हैं तो अटैचमेंट जहाँ पे ऑप्शन होता है वहीं पे आपको व्हाट्सएप पे भी दिखता है। तो व्हाट्सएप पे में आपका क्या है कि ये क्योंकि एक पेमेंट ऐप है पूरा और UPI सर्विस बेस्ड पेमेंट ऐप है, तो इनको गवर्नमेंट से बहुत सारी परमिशन लेनी पड़ती है। तो पहले इन्होंने जो परमिशन ली थी वो आपकी बॉडी थी NPCI, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये बहुत बड़ी अथॉरिटी है और ये पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, इन सभी अथॉरिटीज़ को मतलब सभी जो आपके पेमेंट सिस्टम्स हैं इनको ऑपरेट करती है, या आप कह सकते हैं कि सुपरवाइज करती है, या आप कह सकते हैं कि सबका एक रिप्रेजेंटेटिव जो होता है वो ये एंटिटी है। तो यहाँ पर इन्होंने पहले जो परमिशन दी थी वो व्हाट्सएप को दी थी कि वो 40 मिलियन यूज़र्स को ऑन बोर्ड कर सकता है। यानी कि जो भी आपकी परमिशन थी वो 40 मिलियन लोगों को ही मिलेगी व्हाट्सएप पे को यूज़ करने की। तो अगर आप व्हाट्सएप पे साइन अप करते, अगर 40 मिलियन हो चुके होते तो वो मना कर देता वहाँ पर, वो नहीं डिनाई कर देता बेसिकली आपकी रिक्वेस्ट को। तो यहाँ पर हुआ क्या था उसके बाद, अब क्योंकि इनके ऊपर डिमांड बहुत ज़्यादा है, अगर हम व्हाट्सएप के एवरेज यूज़र्स देखिए तो यहाँ पर ये भी मैंशनड है, व्हाट्सएप हैज़ द बेस्ट चांस टू शेक द मार्केट गिवन इट्स लार्जर यूजर बेस एटलीस्ट 400 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पर मैंने ओपन करके रखा है। 487 मिलियन व्हाट्सएप यूज़र्स इन इंडिया अलोन है यहाँ पर, जो एक मंथ में एटलीस्ट एक बार एक्टिव रहते हैं। तो उसकी वजह से अगर हम देखें तो यहाँ पर 10% फिल बहुत जल्दी हो गया, और यहाँ पर इनको और इस लिमिट को एक्सटेंड कराने की बात की गई, और वो आपका हो चुका है और वो 100 मिलियन पर पहुँच गया है। तो अब ये व्हाट्सएप पे वाला 100 मिलियन कस्टमर्स को ऑन बोर्ड कर सकता है। With the increased limit, the market share can cap issue of UPI will be put to test. तो बेसिकली यहाँ पर ये क्योंकि इनका इंक्रीज लिमिट हो चुकी है तो अब और ज़्यादा इसकी डिमांड बढ़ेगी, तो ये हो सकता है मार्केट लिमिट को और पुश करना चाहे फ्यूचर के अंदर, और मार्केट शेयर तो इससे ऑब्वियसली बात है सीधा डायरेक्टली इफेक्ट होगा ही होगा। तो आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। आज मैंने इसे फर्स्ट पेज पे ही एक्चुअली एक रह रहा है यहाँ पर, मैं ये कवर कर लेता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। तो ये बहुत ही बेसिक सी न्यूज़ है। स्मोकर्स लाइट अप सेल्स ऑफ सिगरेट कंपनीज इन मार्च क्वार्टर। तो यहाँ पर बेसिकली मार्च क्वार्टर के अंदर क्या क्या प्रेडिक्शन रह सकता है
सिगरेट कंपनीज की सेल का ये बताया हुआ है। इसके अंदर अब अच्छा क्या होता है कि मार्च क्वार्टर की न्यूज़ जो होती है या मार्च क्वार्टर का जो रिपोर्टिंग होती है वो ईयर की रिपोर्टिंग से अलग होता है। तो सिगरेट कंपनीज ने जो अपनी मार्च क्वार्टर की रिपोर्टिंग है कुछ कंपनीज ने कर दी है, और यहाँ पर काफ़ी सारी कंपनीज ने अपनी ईयर की रिपोर्टिंग नहीं की है, वो अपना पूरा ईयर का डेटा जो है बाद में निकालेंगे। तो यहाँ पर अब इसके अंदर देख सकते हैं स्मोकर्स आर लाइटिंग, मतलब बेसिकली यहाँ पर स्मोकर्स किसके लिए रेफर किया है, जो कंज्यूमर्स हैं सिगरेट कंपनीज के, उनको यहाँ पर रेफर किया गया है कि कस्टमर डिमांड की वजह से सिगरेट कंपनीज का सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और अगर हम कंपेयर करें तो प्री कोविड टाइम से भी 2% अप है। तो ये काफ़ी बड़ा मैट्रिक है और हर इंडस्ट्री के अंदर ये यूज़ किया जा रहा है आज की डेट में, जो मतलब सर्विसेज के अलावा हर इंडस्ट्री के अंदर यूज़ किया जा रहा है कि 2%, मतलब प्री कोविड लेवल से 2018-2019 के टाइम से कितना आपका सेल्स चल रहा है आज की डेट में। तो ये रीबाउंड कैलकुलेशन का एक मेथड होता है। इसके अंदर देखिए तो यहाँ पर क्वार्टर वाइज वॉल्यूम ग्रोथ ऑफ लीगल सिगरेट इंडस्ट्री, तो ये यहाँ पर मेंशन किया गया है इतना इतना ग्रोथ इनका रहा। और मतलब पिछले 2 साल में तो ग्रोथ नहीं रहा, नेगेटिव ग्रोथ बहुत ज़्यादा दिखेगा आपको, बट अभी वापस से ग्रोथ आपका देखने को मिलेगा आपको। तो ये चीज़ें यहाँ पर अगर हम बात मतलब डायरेक्टली कंपनीज़ को टारगेट करें तो कौन सी कंपनीज़ हैं, तो आईटीसी लिमिटेड एक बहुत बड़ी कंपनी है। अगर आपको नहीं पता तो इनके मतलब बहुत सारे ब्रांड है सिगरेट के अंदर, जिसके अंदर एक बहुत पॉपुलर है गोल्ड फ्लिक ब्रांड। तो ये चीज़ है। और दूसरा है आपका वीएसटी इंडस्ट्रीज़, इनका मुझे ब्रांड नहीं यहाँ पर एग्जैक्टली पता है, तो अगर किसी को पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो ये भी एक कंपनी है जिसका इन्होंने स्टडी करके डेटा निकाला है 2% वाला। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आज मैंने जैसे मैं पहले बोल रहा था सिर्फ फर्स्ट पेज कवर किया है क्योंकि आज वीडियो थोड़ी डिले हो गई है तो उसकी वजह से, और बाकी मैं वापस ट्राई करता हूँ कि अगेन उसी कंसिस्टेंसी से वीडियो आ रही हो। बाकी दैट्स इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।